हेलो एवरीवन। बहुत से बच्चों से ये मैसेज आ रहा था कि भैया एक वीडियो बना दो आरआई भुवनेश्वर के ऊपर, जहाँ पर थोड़ा उसका कट ऑफ क्या जाएगा और उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से कोर्सेस हम ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दो। इस वीडियो में हम लोग उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप सब देख सकते हो, ये आरआई भुवनेश्वर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और यहाँ से हम पढ़ेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या क्या है और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स लेना अवेलेबल है और कितना कट ऑफ जा सकता है, हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रॉल करते करते जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग कुछ लिखा गया है। ये सब तुम पढ़ लेना, ये वैसे उसमें कुछ खास है नहीं। कैंपस के बारे में लिखा गया है ऐसे करके, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रिगार्डिंग लिखा गया है। देखने वाली चीज़ थोड़ा यहाँ पर है। यहाँ पर एक दिया गया है कि जो आईटीपी होता है वो जो 4 स्टेजेस में क्या क्या होता है ऐसे करके। अभी क्या है कि एनईपी के रिगार्डिंग ऐसे रूल आ गया है 5+3+3+4 ये वाला। पहले जो 5 ईयर्स होता है वो होता है फाउंडेशनल स्टेज, और दो उसके बाद जो 3 होता है वो होता है प्रिपरेटरी, उसके बाद मिडिल, उसके बाद सेकेंडरी। तो हमारे आरआई भुवनेश्वर में जो है वहाँ पर सिर्फ मिडिल और सेकेंडरी के लिए ही जो कोर्सेस है वो अवेलेबल है। तो मिडिल और सेकेंडरी में क्या है, मिडिल जो है, अगर तुम मिडिल के वाले कोर्स में एनरोल होते हो तो फिर तुम एलिजिबल होगे किस ग्रेड को टीचिंग करने को, वो यहाँ लिखा गया है ITP विथ मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन फॉर टीचिंग 6th to 8th। फिर क्या है सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। अगर तुम सेकेंडरी स्टेज से कहीं कोर्स करते हो तो फिर तुम एलिजिबल होगे 9th से 12th तक पढ़ाने के लिए, वो यहाँ पर लिखा गया है। ये चीज़ हमें याद रखना है कि आरआई भुवनेश्वर में सिर्फ 2 ही कोर्सेस है, एक है मिडिल स्टेज के लिए, दूसरा है सेकेंडरी स्टेज के लिए। अगर तुम मिडिल स्टेज वाला लेकर पढ़ते हो तो फिर तुम 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगे। अगर तुम सेकेंडरी स्टेज कोर्स लेकर पढ़ते हो तो फिर 9 से 12 तक। ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्यूचर में ऐसा ना हो कि तुम मिडिल स्टेज में पढ़ाई कर लिए लेकिन फ्यूचर में तुम्हें पता चला कि ये जो कोर्स तुम लिए हो इससे तुम 9th से 12 तक पढ़ाने के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये अगर तुम्हें पता होगा तुम उसी हिसाब से अभी अपना जो सीट चाहिए वो लोगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी लगता है मुझे कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि अगर तुम मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स से एनरोल होकर पढ़ाई करते हो तो फिर तुम सिर्फ 6 से 8 तक क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। दूसरी छोर में तुम सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन वाला कोर्सेस में एनरोल्ड होकर पढ़ाई करते हो तो फिर तुम फ्यूचर में जब टीचर बनोगे तो तुम 9th से 12 तक बच्चों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर देखो, ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली है। यहाँ पर क्या दिया गया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। कैंडिडेट को NCET एग्ज़ाम देना कंपलसरी है और उसके साथ कैंडिडेट जो है वो अपना 12th में 50% मार्क्स रखना चाहिए। 50%, 50% किस लिए, वो सिर्फ जनरल OBC के लिए है। बाकी अगर तुम SC ST PWD वाले हो तो फिर तुम्हें 45% में चल जाएगा, 45%। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वैसे यहाँ पर उतना कुछ नहीं है जो तुम्हें नहीं पता होगा। यहाँ पर वही बातें बताया गया है कि तुम्हें आरआई भुवनेश्वर के लिए अलग से अप्लाई करना होगा, सिर्फ NCET देने से नहीं होगा। यही सब बातें बताया गया है और बार बार आरआई भुवनेश्वर का जो वेबसाइट है वहाँ पर चेक करने के लिए बताया गया है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि स्टूडेंट को जो कौन सा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये वाला नीचे लिखा गया है, ये थोड़ा देख लो। अगर तुम्हें आरआई भुवनेश्वर में आर्ट्स में पढ़ाई करना है तो फिर तुम्हें 12th चाहे कोई भी स्ट्रीम से कर लो, आर्ट्स से कर लो, साइंस से कर लो, तो तुम कर सकते हो। मतलब मान लो कि तुम्हें BA BEd करना है वो भी आरआई भुवनेश्वर में, तो फिर तुम अगर 12th में आर्ट्स लिए हो या फिर साइंस लिए हो तो तुम आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी है कि अगर तुम्हें BSc BEd करना है तो फिर तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, तो फिर तुम्हारे पास साइंस स्ट्रीम होना 12th में कंपलसरी है। मोटा मोटी शोर में देखा जाए तो तुम्हें BSc BEd करना है तो या फिर तुम्हारे पास PCM होना चाहिए या फिर PCB होना चाहिए या फिर PCMB। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि 6 मेजर लेना है तो तुम PCB होगा तो भी ले सकते हो।
बायोलॉजी लेना है तो भी पीसीएम होने से ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा जो कि पीसीबी वाले हो वो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स मेजर ना ले। मैं यही बोलूँगा कि पीसीबी वाले हो तो बायोलॉजी ही लो, जूलॉजी बॉटनी में से कुछ लो, और अगर तुम पीसीएम वाले हो तो फिर तुम फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो। हाँ, उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी तो वैसे काउंसलिंग पहले हो जाने दो, उसमें मेजर माइनर का कैसे सिलेक्ट करना है। बहुत लोग गलत मेजर माइनर ले लेते हैं, तो क्या होता है कि उनको फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा। उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूंगा। लेकिन काउंसलिंग का काम खत्म हो जाने दो, तुम्हारे पहले कोई कॉलेज में सिलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद मैं उसके रिगार्डिंग भी कोई एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेजर कौन सा लेना है। अगर ये स्पेसिफिक मेजर ले रहे हो तो उसके साथ माइनर क्या लेना है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो, अगर तुम पीसीबी बैकग्राउंड के हो तो तुम्हें बॉटनी जूलॉजी में से ही कुछ ही लेना है मेजर में। अगर तुम पीसीएम हो तो फिर तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी ले सकते हो अपने। बस बॉटनी जूलॉजी में मत लेना अगर पीसीएम हो। बाकी पीसीएम भी हो तो तुम कुछ भी ले लो, तुम्हारे पास तो चारों ही सब्जेक्ट है, कुछ भी ले लो तुम। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ्स ले लो, या फिर तुम्हें बायोलॉजी ले लो, कुछ भी जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, ठीक है। अभी बस मैं तुम्हें यहाँ पर मोटा मोटी बात यह है कि तुम्हें अगर बीए बीएड करना है तो फिर तुम साइंस स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट्स स्ट्रीम से हो कर सकते हो। अगर तुम्हें बीएससी बीएड करना है तो फिर तुम्हें साइंस स्ट्रीम से होना कंपल्सन है। लेकिन वहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तुम आइदर तुम्हारे पास पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, और पीसीएम भी हो तो और बढ़िया। इन तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो तुम्हें चल जाएगा, तुम बीएससी बीएड प्रोग्राम कर सकते हो कोई भी मेजर लेकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एनसीटी 2026 जो तुमने एग्ज़ाम दिया था, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो इसके रिलेटेड है यहाँ पर थोड़ा। यहाँ पर देखो कि अगर तुम बीएससी बीएड प्रोग्राम में एनरोल होना चाहते हो तो फिर तुम्हारे डोमेन में जो है, यहाँ पर देखो अच्छे से लिखा गया है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इन डोमेन और लैंग्वेज एज पर। तो फिर तुम्हारे डोमेन में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ऐसे होना चाहिए। तो फिर मोटा मोटी तौर से बताऊं तो पहले तुम्हें अगर तुम बीएससी बीएड करना चाहते हो तो फिर तुम साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके साथ साथ डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए डोमेन में, नहीं तो तुम एलिजिबल ही नहीं हो आरआई भुवनेश्वर में बीएससी बीएड करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं बीए बीएड में। बीए बीएड में ये है कि तुम्हारे डोमेन में ज्योग्राफी होना चाहिए या फिर तुम्हारा लैंग्वेज जो है उसमें इंग्लिश होना चाहिए। तो फिर देखा जाए तो बात यह है कि अगर तुम बीए बीएड में ज्योग्राफी मेजर लेना चाहते हो तो फिर तुम्हारे डोमेन में ज्योग्राफी होना ही चाहिए, या फिर अगर तुम इंग्लिश में लेना चाहते हो, क्योंकि भुवनेश्वर में सिर्फ ज्योग्राफी और इंग्लिश का ही मेजर है और कुछ है ही नहीं। तो फिर ज्योग्राफी में तो मैंने बताया कि तुम्हारे डोमेन में ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर तुम इंग्लिश लेना चाहते हो, तुम्हारे जो लैंग्वेज सेक्शन है उसमें 2 लैंग्वेज लेने का ऑप्शन रहता है, उनमें से एक लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा कि अगर तुम बीएससी बीएड करना चाहते हो तो फिर डोमेन में तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, इनमें से कोई एक तो होना कंपल्सन है। अगर तुम बीए बीएड करना चाहते हो तो फिर तुम्हारे डोमेन में ज्योग्राफी होना चाहिए, या फिर अगर तुम इंग्लिश मेजर लेकर बीए बीएड करना चाहते हो, ज्योग्राफी मेजर डोमेन कब चाहिए, अगर तुम ज्योग्राफी मेजर लेना चाहते हो। बाकी 2 डोमेन में क्या लेते हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी छोर में अगर हम देखें कि तुम्हें अगर इंग्लिश मेजर लेना है तो फिर डोमेन में क्या हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लैंग्वेज में एक लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है कि बीएससी बीएड में मेजर तुम क्या क्या ले सकते हो। मेजर तुम बॉटनी ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो। और माइनर में क्या ले सकते हो, मैं बॉटनी ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो। एक बात याद रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स मेजर लिए और माइनर में भी फिजिक्स, ये पॉसिबल नहीं है। मेजर माइनर दोनों सब्जेक्ट अलग ही होंगे, ठीक है। अभी देखते हैं बीए बीएड का। बीए बीएड में क्या है, मेजर सिर्फ इंग्लिश और ज्योग्राफी है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन माइनर में बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि तुम देख सकते हो, बंगाली है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, ओडिया है। बस एक बात याद रखना कि मेजर माइनर दोनों सेम नहीं हो सकते, अलग अलग होना कंपलसरी है। बाकी किस मेजर के साथ क्या माइनर लेना है उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो जो है वो मैं बना दूँगा, पहले सिलेक्शन हो जाने दो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पर। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश एक्सेप्ट लैंग्वेज कोर्स। अच्छा ठीक है, ये सब तो बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये तुम देख सकते हो।
यहाँ पर ये दिया गया है कि SC ST OBC NCL PWD इन सबको अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। 500 रुपये जो फीस देना है एप्लीकेशन के टाइम में वो नॉन रिफंडेबल है। ये सब बेसिक बेसिक बात है, ये तो तुम्हें पता है। जो यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, अच्छे से देखो यहाँ पर क्या है। ये वाला पॉइंट लास्ट वाला, जो कैंडिडेट है वो जो क्लास 12 पास आउट कब होना चाहिए, 2024, 2025 और 2026, ये 3 साल के अंदर होना चाहिए। अगर तुम 2023 से क्लास 12 पास आउट हो तो एलिजिबल ही नहीं हो RI भुवनेश्वर में पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। मतलब मोटा मोटी और से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ 2 साल के ड्रॉपर्स ही अलाउडेड होते हैं। और ये बात सिर्फ RI भुवनेश्वर के लिए नहीं, RI भोपाल में भी ऐसा ही है। 2 साल से ज़्यादा ड्रॉपर हो तो फिर तुम RI भोपाल, RI भुवनेश्वर या फिर कोई सा भी RI में तुम पढ़ाई के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। ITP के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत है, 500 रुपये फीस। यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द ITP बट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिजर हॉर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसिडर। तो ये बात है, मान लो कि तुम 3 साल का ड्रॉपर हो और तुमने RI के लिए अप्लाई कर लिया, भले ही तुम्हारा मार्क्स अच्छे आ रहे हैं फिर भी तुम्हें RI वाले जो है वो अपने काउंसलिंग प्रोसेस में तुम्हें काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ही वैसा ही है कि मिसयूज करना अलाउडेड नहीं है। गलत या फिर फेक डॉक्यूमेंट दोगे तो फिर तुम्हें जो है बैन कर दिया जाएगा काउंसलिंग से, ऐसा ही सब कुछ है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर ये लिखा गया है कि कैंडिडेट्स को जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा कि तुम्हें ITP मिडिल से करना है, सेकेंडरी से करना है। और ये मिडिल और सेकेंडरी क्या होता है मैं स्टार्टिंग से बता दिया था, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी एलोकेशन रूल्स में वैसा ही बताया गया कि NCT स्कोर के हिसाब से ही मिलेगा। और अगर तुम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए SC ST वाला तो फिर तुम्हें SC ST में काउंट नहीं करेंगे, जनरल में ही काउंट करेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, ये सब थोड़ा यहाँ पर उतना कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। जो बातें इंपॉर्टेंट थे वो मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली वो थी कि तुम कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि तुम एलिजिबल बनो, उसके बारे में बता दिया। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो था कि 2 साल से ज़्यादा ड्रॉपर हो तो फिर तुम एलिजिबल ही नहीं हो RI भुवनेश्वर में पढ़ाई करने के लिए। तो फिर अगर तुम्हारा ड्रॉप ईयर 2 साल से ज़्यादा है तो फिर तुम अप्लाई मत करना, बेकार में 500 रुपये वेस्ट जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग में वो तुम्हें कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी तो सब मैंने बता दिया कि जो NCT एग्ज़ाम में क्या क्या होना चाहिए ताकि तुम एलिजिबल बनो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कुछ है क्या। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सीट के बारे में बताया गया है कि टोटल 50 सीट है सेकेंडरी में, 50 सीट है मिडिल में। अब सेकेंडरी में देखो, फिजिक्स में 10, केमिस्ट्री में 10, मैथमेटिक्स 10, मतलब हर सब्जेक्ट में 10-10 है। और 5% तो रिजर्व रहेगा PWD के लिए। और यहाँ पर देखोगे तो BSc B.Ed में ही वैसा ही है, मिडिल स्टेज में भी भाई 50 सीट है और हर सब्जेक्ट में 10-10 बटे हुए हैं। और यहाँ पर देखोगे सेकेंडरी BA B.Ed, जबकि जो कि मैंने बता चुका हूँ कि ज्योग्राफी और इंग्लिश सिर्फ है और कुछ है ही नहीं, ज्योग्राफी इंग्लिश के अलावा। माइनर में तुम चाहो तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, लेकिन मेजर में सिर्फ ज्योग्राफी और इंग्लिश ही ले सकते हो। और दोनों में ही 25-25 सीट है, मतलब सेकेंडरी में भी 25-25 सीट है और मिडिल में देखोगे वहाँ पर भी 25-25 सीट है। और यहाँ पर भी वैसे ही 5% सीट रिजर्व रहता है PWD कैंडिडेट के लिए। आगे क्या है, आगे है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत कुछ बताए हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब काउंसलिंग का पोर्टल जब ओपन होगा ना, वहाँ पर वो पूरा डिटेल में आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो उस टाइम में मैं उसका वीडियो बना दूँगा, ठीक है। अभी जो है और तो कुछ बचा नहीं है उसमें जो मुझे बोलना था। मुझे ज़्यादातर बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, वो मैंने बता दिया। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि यहाँ पर देखो, बहुत पहली बात तो यहाँ पर बहुत कम सीट है, ऊपर से सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारा एडमिशन जो है RI में हो जाए। जो अच्छे स्कोर किए हैं जो बच्चे, वो सब चाहेंगे कि सेकेंडरी में हमारा हो जाए। तो फिर अगर देखा जाए तो यहाँ का कट ऑफ शायद सबसे ज़्यादा जाएगा अगर सेकेंडरी लेवल की बात करें। मिडिल में तो थोड़ा कम जाएगा। तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारे मार्क्स, अगर तुम जनरल कैटेगरी के हो और तुम्हारे मार्क्स 350 से कम है तो फिर तुम RI भुवनेश्वर में अप्लाई मत करना, बेकार में 500 रुपये वेस्ट जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, क्योंकि 350 से कम तो नहीं होने वाला कभी भी। और यहाँ पर थोड़ा ऐसा है कि BA में थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि सिर्फ ज्योग्राफी और इंग्लिश है, बाकी जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, वो सब तो इधर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, वो सब बाहर चले जाएंगे। तो BA में इस बार क्या होगा, इंग्लिश और ज्योग्राफी का
जो कट ऑफ है वो थोड़ा डाउन जा सकता है, लेकिन 350 से कम तो वैसे भी नहीं जाने वाला। तब अगर तुम्हारा मार्क 350 से कम है तो फिर अप्लाई मत करना। और 400 प्लस जिन लोगों का है वो पूरा कंफर्म रहो, तुम्हें आराम से ही सीट मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी का बात हो रहा है, बाकी सबका तो और भी कम जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।